हेलो एवरीवन, मैं बलदेव रंधावा। आइए बात करते हैं एमजीएस यूनिवर्सिटी बीकानेर के लॉ फाइनल के छठे पेपर जिसका नाम है क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी। फ्रेंड्स, वैसे ये ऑप्शनल पेपर है और इसमें दूसरे सब्जेक्ट्स भी चुनने की आपको रिबेट मिलती है। तो क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी मीन अपराध विज्ञान एंड पेनोलॉजी मीन दंड शास्त्र या दंड विज्ञान। यूनिवर्सिटी ने इसको 5 यूनिट्स में बांटा है, जिसमें हमें फर्स्ट 2 यूनिट में पढ़ना है अपराध क्या है और अपराध होने के कारण। यूनिट फर्स्ट क्रिमिनोलॉजी और यूनिट सेकंड स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजिकल थॉट, जिसमें बताया गया हमारे पुराने विचारकों ने कि अपराध होने के कारण क्या होते हैं। यूनिट थर्ड में पढ़ेंगे अपराधों की रोकथाम कैसे की जाए या कैसे की जाती है विभिन्न एजेंसीज के द्वारा। और यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे दंड के विभिन्न प्रकार, अपराधियों को या अपराध करने वालों को दंड कैसे दिया जाए ताकि वो अपराध दोबारा ना करें और अब समाज से अपराधों की रोकथाम कम हो सके। और 5वीं यूनिट में है मिसलेनियस, विविध, जो क्रिमिनोलॉजी और पेनोलॉजी दोनों के मिले जुले स्वरूप की चीज़ें हैं जो हमें अक्सर हमारी लाइफ में और हमारे साथ आती हैं। और इसके साथ आपको पढ़ने हैं 4 लीडिंग केसेस। आइए जाने क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी का मतलब क्या है। क्रिमिनोलॉजी का मतलब है अपराध होने के कारण, लॉजी का मतलब होता है विज्ञान क्राइम की। तो जब इसकी स्टडी हम किसी तरीकेबंद कारणों से करते हैं, एक विचार से करते हैं, एक पूरी तरह से विधिपूर्ण तरीके से की जाती है किसी चीज़ की स्टडी, तो उसको लॉजी या विज्ञान कहा जाता है। हम जो जानते हैं सामान्य तौर पर वो सिर्फ ज्ञान होता है, लेकिन जब किसी चीज़ को हम तर्क या लॉजिक के आधार पर समझते हैं तो उसे विज्ञान कहा जाता है। तो इसका मतलब है क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी। आइए ब्रीफ में समझें। क्रिमिनोलॉजी अपराध विज्ञान, अपराध शास्त्र क्या है। डेफिनीशन, इसकी डेफिनीशन दी गई है कि अपराध का मतलब है या सामान्य लोग, हम जो सामान्य किस्म के लोग हैं, हम कोई अपराध नहीं करते, तो कुछ ही लोग ऐसे काम क्यों करते हैं कि जो सामान्य से अलग होता है। इसको कहा जाता है स्टडी ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल्स और डेविएंट या डिफरेंट बिहेवियर ऑफ क्रिमिनल्स फ्रॉम अदर नॉर्मल पीपल, कि कुछ लोग दूसरों से एबनॉर्मल या डेविएंट या डिफर व्यवहार क्यों करते हैं, इसी को अपराध कहा जाता है। तो अब आता है अपराध की इस विज्ञान की, क्रिमिनोलॉजी की नेचर क्या है। तो क्रिमिनोलॉजी एक अप्लाइड साइंस है, यानी ऐसी साइंस जिसका उपयोग किया जा सके, जिसको अप्लाई किया जा सके। आगे आता है स्कोप, यानी हम इसकी स्टडी करें तो हमारी ये किस काम की है। तो हमारे इस तरह से ये काम की है कि हम अपने समाज में अपराधों के होने, समझने और रोकथाम के कारणों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं और इससे रिलेटेड फील्ड्स में हम काम कर सकते हैं। फिर आता है मेथड्स ऑफ स्टडिंग, कि इनको क्रिमिनोलॉजी को पढ़ने के विभिन्न तरीके क्या हों, इसको किस तरह से इसकी स्टडी की जाए, लोगों के व्यवहार को कैसे जाना जाए कि लोग अपराध क्यों करते हैं। तो इसके कई तरीके बताए गए हैं। इंडिविजुअल, हर अपराधी का अपराध करने का तरीका और कारण अलग हो सकता है, उसको इंडिविजुअल कहा जा सकता है। फिर आता है क्लिनिकल, क्लिनिकल का मतलब होता है वैसे तो जैसे डॉक्टर की दुकान है या डॉक्टर का हॉस्पिटल है, लेकिन इससे मतलब है कि किसी व्यक्तिगत विचार पे, किसी व्यक्तिगत आदमी पर जब हम कुछ खास दिशाओं में उसको बताए या बिना दिशा या एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे आजकल कोरोना वायरस की दवाई का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वो एक क्लिनिकल ट्रायल है। तो इस तरह से क्लिनिकल ट्रायल करके भी हम व्यक्तिगत कारण ढूंढ सकते हैं अपराधों के। फिर आता है डेलिक्वेंट्स, किशोर अपराधी, किशोर लोग या किशोर बच्चे जो 16 से 18 के या चढ़ती उम्र वाले लोग हैं, वो अपराध क्यों करते हैं, उसको कहता है डेलिक्वेंट्स। ये इसकी क्लासिफिकेशंस हैं जो आपको बुक्स में मिलेंगी। फिर आगे इसमें आता है स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ द क्राइम स्टडी। इसका ये मतलब है
कि जब हम एक बल्क पे अपराध होते हैं तो उनको एक आंकड़ों के रूप में, डाटा के रूप में हम उनकी स्टडी कर सकते हैं। दैट इज़ द स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ ए क्राइम। इसमें आप जान सकते हैं कि अक्सर आजकल आप देखते हैं कि OLX पे आपको विभिन्न तरह के मैसेज आते हैं, तो इसको OLX ठगी कहते हैं। तो एक ख़ास प्रकार के लोग, पढ़े लिखे लोग, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा जो मशहूर हो रहे हैं वो झारखंड वाले हैं, तो आपका नंबर कहीं से भी लेंगे और आपको विभिन्न तरह के चीज़ें करके और आपका ATM से आपसे ठगी करते हैं। तो ये भी एक तरह का स्टैटिकल एनालिसिस, हम उसका आंकड़ात्मक विश्लेषण कर सकते हैं कि इस तरह के अपराध एक ही जगह के लोग हैं, चाहे वो विभिन्न जातियों के हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं। फिर आता है, एक उदाहरण और दूँ आपको, टटलूबाज जिसको कहा जाता है, अलवर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का। तो वहाँ सभी जातियों के लोग जो वहाँ इस कामों में लगे हुए हैं वो अक्सर फ़ोन करते हैं या वहाँ आने वाले लोगों को कहते हैं कि हमें ज़मीन में मिला हुआ सोना मिला है पड़ा हुआ और आपको हम सस्ते में देंगे, और लोगों को बुला के फिर ठगी मारते हैं, मार पिटाई करते हैं, इवन कि वो कत्ल भी कर देते हैं। और इवन कि वहाँ की पुलिस ने वहाँ अलवर के आसपास की सड़कों पर लिख रखा है बोर्ड लगाकर कि आप टटलूबाजों से सावधान रहें, तो उनके लिए एक पेट नेम दिया गया है टटलूबाज। तो इस तरह से आप ये कारण जान सकते हैं। फिर आता है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो इम्पोर्टेंस यही है कि जब हम अपराधों के होने के कारणों को जानेंगे तो हम उनको रोकथाम में सहायता कर सकेंगे। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम्स, अपराधों का वर्गीकरण सामान्य तौर पे आईपीसी में दिए गए दंड के आधार पर भी किया जाता है, और भी कारणों से। जैसे सबसे छोटा अपराध है जिसको पैटी कहते हैं, आपने JJ एक्ट में पढ़ा था, पैटी अपराध जिनमें सामान्यतः 3 साल तक की सज़ा होती है, और सीरियस जिसको 3 से 7 वर्ष तक की सज़ा वालों को सीरियस या गंभीर, और ऊपर 7 से ऊपर जिसको हीनियस क्राइम या जघन्य अपराध कहा जाता है। ये अब JJ एक्ट नए अमेंडमेंट में 16 से 18 में जो एज आई है उसमें भी डिफ़ाइन किया गया है। फिर आता है क्रिमिनल बिहेवियर, आपराधिक व्यवहार के कारण क्या हो सकते हैं। तो इसके बारे में बहुत तरह की व्याख्याएं हमारे अपराध विज्ञानियों द्वारा दी गई हैं, और डेली की स्टडी भी ये बताती है। एक्सप्लेनेशन में एक कारण ये आज बताया जाता है कि अपराध करने के कारण हमारे आसपास या हमारे शरीर में या हो सकते हैं, जैसे बायोलॉजिकल कारण है, हमारे जेनेटिकल कारण भी हो सकते हैं, अनुवांशिक कारण भी, जिस वातावरण में हम पले बड़े हैं या जिस तरह का हमें पारिवारिक वातावरण या हमारे खून में वो चीज़ें बसी हैं, उनको बायोलॉजिकल कहा जा सकता है। फिर आता है साइकोलॉजिकल, हमारे मन में कैसे विचार हैं, हमारा वातावरण, हमारे मन के विचार कैसे हैं, उसको साइकोलॉजिकल कहा जा सकता है। तीसरा है सोशियोलॉजिकल, हमारे समाज का हम पर असर कैसा होता है, उसके आधार पर भी हम अपराध करने या उनसे बचने की ओर अग्रसर होते हैं। फिर आती है साइकोलॉजिकल थ्योरी, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, जिसमें शामिल है एल्कोहलिज्म, ड्रग्स, शराब जो सबसे बड़ा कारण है अपराधों का। अक्सर सामान्य लोग भी जब आप दारू पीकर या शराब पीकर गाड़ी चलाएंगे या मिसबिहेव किसी से करेंगे और मन में एक कंट्रोल जो है आपके दिमाग से अल्कोहल के कारण ख़त्म हो जाता है और हम अक्सर अपराध की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो ड्रग्स है, तो ड्रग्स भी एक नशे पदार्थ लेना, उससे भी अपराध बहुत तरह के होते हैं। आज पूरा बॉलीवुड उसमें फंसा हुआ और बहुत सारा सीरियस मैटर्स चल रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं। फिर आता है क्राइम एंड सोशल प्रोसेस। इस थ्योरी के अनुसार ये कहा जाता है कि अपराध जो है एक सामाजिक विकास के रूप में या सामाजिक प्रगति के रूप में हमारे साथ साथ चलता है। जैसे ही समाजों का विकास हुआ वैसे ही लोगों को एक से दूसरे को देखते हुए, हम बड़े को देखते हैं कि उसके पास अच्छा पैसा है और हम उस पैसे को कमाने या उसकी नकल करने की ओर अग्रसर होते हैं। जब तक हमें पता चलता है कि उसने पैसा कैसे कमाया तब तक हम अपराध में फंस चुके होते हैं। तो इसको कहते हैं संगत से, कंपनी से अपराधों का विकास कैसे होता है। फिर आता है इकोनॉमिक मोटिवेशन, दूसरों की तरक्की देखकर हम भी उसकी ओर मोटिवेट होते हैं कि हम भी वैसा काम करें। तो वो चाहे अपराधी है कैसा है, तो उससे आज जो बहुत तरह के अपराध जो हो रहे हैं वो इकोनॉमिक मोटिवेशन के कारण हैं।
फिर आता है सोशियो कल्चर मोटिवेशन, इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक मोटिवेशन है कि जिस तरह से हम पैसे के दम पर या दूसरी चीज़ों के दम पर हम सोचते हैं कि हम सांस्कृतिक रूप से विकसित हो रहे हैं, लेकिन असल में हम अपराधों की ओर बढ़ रहे हैं। सोशियो कल्चरल मोटिवेशन जिसको कहा जाता है कि हम दूसरों को देखते हैं कि वो अच्छा कर रहा है, दहेज प्रथा ये है वो है और बड़ी सारी चीज़ें जो इस तरह की हैं जो सामान्य समाजों में कभी वो बुराई मानी जाती थी, लेकिन कल्चर के साथ साथ आजकल वो अपराध सामान्य तौर पे अपराध है, लेकिन उसको अपराध ना होते हुए अपराध है और हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं। वो हमारे प्रेरणा के कारण हैं अपराधों की ओर बढ़ने के। फिर आता है होम, घर। तो हर व्यक्ति सबसे पहला सबक अपने घर से सीखता है और घर में जैसा हमें वातावरण मिलता है उसी तरीके से हम अपराध करने या ना करने की ओर अग्रसर होते हैं। फिर आता है कम्युनिटी इन्फ्लुएंस, समुदाय का प्रभाव। हमारे समुदाय का, हमारे समाज का, हमारी जाति का, हमारे वर्ग का प्रभाव अपराधों पर बहुत अधिक हमारे शरीर पर, समाज पर, दिमाग पर पड़ता है और हम अपराध करना है या नहीं करना उस ओर चलते हैं। फिर आता है वाइट कॉलर क्राइम। वाइट कॉलर जिसको कहा जाता है हिंदी में सफ़ेद पोश अपराध। असल में अक्सर हम उच्च वर्गों पर या उच्च तरह के विकसित लोगों को सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा कमा रहे हैं, इनकी बहुत ठाठ बाट हैं, बड़े ये विकसित लोग और हमें इनकी नकल करनी है, लेकिन वास्तव में वो लोग बड़े ऊंचे दर्जे के अपराध करते हैं, जिसमें सबसे बड़े हमारे नेता हैं। वो वास्तव में वाइट कॉलर अपराध कर रहे हैं, देखने में ऐसे अपराध जिनको देखने में लगता है कि वो अपराध नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दल बदल है। अब नेता लोग, हम उनको वोट देते हैं, वो दल बदल करके करोड़ों रुपए कमाकर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। फिर आता है कारपोरेट्स, जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो उस तरह के हैं जिसमें आप किसी को भी शामिल कर सकते हैं, तो वो इतना ज़्यादा प्रभाव कर देते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। वो नेताओं से मिलकर, लीडर से मिलकर, पार्लियामेंटेरियन से मिलकर इस तरह के कानून बनवा लेते हैं। वो अक्सर दिखने में अपराध की श्रेणी में नहीं है, लेकिन उच्च वर्ग के अपराध हैं, इसलिए उनको वाइट कॉलर क्राइम कहा जाता है। फिर आता है फीमेल ऑफेंडर, महिला अपराधी। तो महिला अपराधियों द्वारा किए जाने वाले अपराधों को महिला अपराध और महिला अपराधियों को फीमेल ऑफेंडर्स कहा जाता है। तो ये भी लगभग हमारी आजकल पॉपुलेशन जो है मेल फीमेल के बराबर है, तो अपराधों में भी महिला अपराधियों का योगदान बढ़ रहा है और उसके कारण भी अलग अलग हैं। फिर आता है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, किशोरावस्था की अपराध या किशोरा अवस्था। ये एक ऐसी अवस्था है जब चढ़ती जवानी में हमारे शरीर में बदलाव होने के कारण शरीर के ऊपर, मन के ऊपर कंट्रोल कम होता है और अक्सर बच्चे या युवा अवस्था में समाज को बदलने की बातें होती हैं और वो एक एनर्जी होती है और वो उस एनर्जी का जब मिसयूज होगा या उल्टी तरफ जाएगी तो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी से होते हुए किशोर अपराध की ओर बढ़ जाएगी, जो आपने जे एक्ट में पढ़ा और किया और उसको आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे। फिर आता है इन्फ्लुएंस ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया जो हमारे चारों तरफ चल रहा है, फ़ोन, मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीविज़न, अखबारें, पत्र पत्रिकाएं, वो सारी को मास मीडिया कहा जाता है और उसका भी हम पर प्रभाव पूरी तरह से पड़ता है। जैसा वो वातावरण हमें मिलता है और वैसा ही हमारे शरीर का, मन का विकास होगा और हम अपराधी बनेंगे या नहीं इस पर डिपेंड करेगा। डियर्स, चलें अब आता है यूनिट 2 में स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजिकल थॉट। तो ये प्राचीन हमारे जो विचारक थे उनके अनुसार जो उन्होंने अपने अपने विचार बनाए उनको स्कूल्स कहा गया या ग्रुप कहा गया कि वो क्या सोचते थे अपराधों के होने के कारण, और उनके सोच के कारण ही विभिन्न तरह के वैज्ञानिकों के आधार पर एक विचारधाराएं बन गई और उनको क्रिमिनोलॉजिकल थॉट कहा गया। तो वो बताते हैं फैक्टर्स इन काजेशन ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर, कि आपराधिक व्यवहार होने के या अपराधी बनने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे आता है प्राचीन स्कूल, एंशिएंट स्कूल। एंशिएंट स्कूल के दो हिस्से हैं आगे उन्होंने बांटे। एक है डेमनोलॉजिकल। डेमनोलॉजिकल का मतलब है कि भूत प्रेत। वो कहा जाता है, इस स्कूल के इस विचार के समर्थक लोग कहते थे कि आदमी जब अपराध करता है तो उसके बस में नहीं होता,
उसमें बुरी शक्तियाँ उसके शरीर में आ जाती हैं और वो उससे अपराध करवाती हैं। दूसरी थी स्कूल ऑफ फ्री विल, ये कहती है कि व्यक्ति को अपराध करने के लिए कोई मजबूर नहीं करता, व्यक्ति अपनी खुशी के लिए अपराध करता है। तो इसके सिंपल से उदाहरण जैसे आजकल है, आज हम बहुत ज़रूरत से भरी सड़क पर भी लोग देखा है स्पीड से राइडिंग करते हैं, थ्रिलिंग करते हैं सिर्फ फन के लिए, और इस तरह से वो एक तरह का इच्छा शक्ति है कि मुझे कुछ नहीं होगा, और वो लोगों की और अपनी जान की परवाह ना करते हुए हाई स्पीड पे और चीज़ पे गलत राइडिंग, रैश राइडिंग करते हैं। तो ये एक तरह का एक एग्ज़ाम्पल है, और ये कुछ हद तक सही है कि लोग अपनी इच्छा से खुशी पाने के लिए भी अपराध करते हैं, और ये नहीं देखते कि मेरी इस छोटी सी बात से वो चीज़ अपराध बन जाएगी और दूसरे उससे दुखी होंगे। दूसरा कारण है क्लासिकल स्कूल, दूसरी थ्योरी। इसके अनुसार ये प्राचीन विचारधारा इसके अनुसार ये है कि लोग अपराध करने के विभिन्न तरह के तरीके ढूंढते हैं और अपनी मर्जी से अपराध करते हैं अलग अलग तरह से। फिर आता है कार्टोग्राफिक और इकोलॉजिकल स्कूल। इसका मतलब है ये इस स्कूल के समर्थक बताते हैं कि अपराध लोग इसलिए करते हैं कि एक ख़ास वातावरण के रहने वाले, ख़ास जगह के रहने वाले लोग विशेष तरह के अपराध करते हैं। और कुछ तरह से ये होता है कि सामान्य तौर पे कोई चीज़ अपराध नहीं होती, लेकिन सामान्य अपराध जब विधि बन जाती है तो उसको अपराध कहा जाता है। सामान्य तौर पे जंगल में रहने वाले आदिवासी जंगल का पूरी तरह से उपयोग करते थे, कोई अपराध नहीं था। लेकिन बाद में यदि ये कहा गया कि जंगल से फल तोड़ना, लकड़ी काटना अपराध है, तो अनजाने में ही लोग अपराधी बन जाते हैं। लेकिन फिर भी ये डिपेंड करता है इस स्कूल के लोगों के अनुसार कि एक ख़ास इलाके के, ख़ास वातावरण के रहने लोग एक ख़ास तरह के अपराध करते हैं। इसको कहा जाता है भूमापिक, या भू की ज़मीन की माप के अनुसार, भूमि की जगह के अनुसार। जैसे पहाड़ी इलाके के लोग अलग तरह के अपराध करते होंगे, मैदानी वाले अलग करते होंगे, समुद्र के आसपास रहने वालों के लिए अपराध करने के तरीके और प्रकार अलग हो सकते हैं। फिर आता है सोशियोलिस्टिक स्कूल, ये सामाजिक कारण है, समाजवाद के कारण है, इसमें बहुत सारा कुछ मिल जाता है। फिर आता है टाइपोलॉजिकल स्कूल, शरीर रचना बनावट। तो इसमें भी ये कहा गया है कि अक्सर लोग अपनी शरीर रचना के आधार पर अपराध करते हैं, और ये कुछ चीज़ें ठीक भी होती हैं। इसके जो एक सबसे बड़े समर्थक थे वो थे लोम्ब्रोसो, इटली के थे वो। ये एक डॉक्टर भी थे, और उन्होंने बहुत सारे लोगों के जब मरने के बाद उनकी ऑटोप्सी की तो उन्होंने देखा कि उनकी शरीर की जो खोपड़ी है, माथे की हड्डी है, अपराधियों की माथे की हड्डी का बनावट एक अलग तरह से थी, उनके चेहरे की बनावट अलग तरह से थी, और इसलिए उन्होंने इसको लोम्ब्रोसो की थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इसको शरीर रचना, ये शरीर की बनावट के आधार पर अपराधी होना भी साबित किया जाता है, जो उन्होंने ये बताया। फिर है कि मेंटल टेस्टर स्कूल। ये मेंटल टेस्टर स्कूल ये कहते हैं कि जब हम सामान्य एक बच्चे को, जो सामान्य व्यक्ति को बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं, बहुत सारे एक तरह के कार्ड्स दिखाते हैं, और उससे उनकी अनजाने में उसके जवाब मांगते हैं, तो बाद में उसका विश्लेषण करके ये पता लगाया जा सकता है कि उसकी पसंद नापसंद क्या है, और वो व्यक्ति किस तरह के अपराधों में शामिल होगा या रह सकता है। फिर आता है सी पे साइकिया। ये टीविस्ट गलत लिखा है, इसमें साइकियाट्रिस्ट होना चाहिए। तो ये है मनोचिकित्सीय कारण है, मनोचिकित्सीय स्कूल है। ये कहता है कि मन पे किसका असर होगा, मन पे, हमारे मन पे, हमारी सोच पे क्या असर है, वही चीज़ अपराध करने में असर डालती है, प्रभावी होती है, और हम अपराध करने की ओर अग्रसर होते हैं, हमारी आदतें अपराधी बन जाती हैं। फिर आता है मल्टी फैक्टर स्कूल। इसने ये बताया है कि अपराध करने के लिए कोई एक कारण कभी जिम्मेवार नहीं हो सकता, बहुत सारे कारण जिम्मेवार होते हैं, और ये सबसे ज़्यादा बेस्ट जो तरीका है समझने का, और ये इम्पोर्टेंट भी है, ये सही है कि हम पर एक चीज़ का असर नहीं पड़ता, हम पर बहुत सारी चीज़ों का असर पड़ता है, जिसके कारण हम अपराध करते हैं या अपराधी बनते हैं। तो अब आता है कंट्रोल ऑफ क्राइम, कि अपराधों की रोकथाम कैसे की जाए, यूनिट 3, जिसमें आता है कि ये है एजेंसीज जो अपराध करने में, अपराधों को रोकने में सहायता करती हैं, सरकार की, स्टेट की और
पब्लिक की। तो इसमें आती है सबसे पहले पुलिस व्यवस्था जो है वो बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, लगभग 1700 की एंड में 18वीं शताब्दी में ही ये लगभग इंडिया में लागू हुई थी। शायद सर विलियम, जो गवर्नर जनरल विलियम थे, उनके वक्त थी। उससे पहले फ़ौज ही होती थी। लीगल हिस्ट्री में यदि याद हो तो अंग्रेज़ों के पास सिर्फ मुग़लों के पास सिर्फ फ़ौज होती थी, वही सिविल प्रशासन देखती थी, वही दुश्मनों से, बाहर के राजाओं से, दूसरों से लड़ती थी। तो पुलिसिंग नाम की व्यवस्था एक सिविल तरह की फ़ोर्स होती है जो स्टेट के अंदर ही, स्टेट के अंदर, हर स्टेट की राज्य के अंदर, जो आज हम देखते हैं कि पुलिस हमारे राज्यों के अंदर अंदर काम करती है और हर राज्य की पुलिस अलग है। और जो फोर्सेज बाहर आर्मी है या दूसरी बॉर्डर पे लड़ने वाली बॉर्डर फोर्स होगी, बीएसएफ हो गई, और दुश्मनों से, दूसरे देशों से लड़ने के लिए हमारी आर्मी होगी, जिसके 3 हिस्से हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। तो इसी पुलिस से एक तरह की सिविल फोर्स होती है जो देश में लॉ मेंटेन करती है, कानून व्यवस्था को बनाती है। फिर आती है लॉ कोर्ट्स। तो जब पुलिस जब इस तरह के अपराधों को पकड़कर पेश करती है तो लॉ कोर्ट्स में आती है, जिसको हम अदालतें कहते हैं, विधि की स्थापित अदालतें वहाँ आती है। और उनको राज्य में जो प्रचलित विधि है, जो एनफोर्स लॉ है, जो संप्रभु द्वारा बनाया गया होता है किसी स्टेट में, किसी देश में, उसके अकॉर्डिंग उनको वो सज़ा देकर लोगों को बचाती है और अपराधियों को दंडित करती है। फिर आता है प्रिजन सिस्टम। तो अपराधियों को सज़ा देने के बाद उनको कहाँ रखा जाए, तो इसको जेल तंत्र है। ये भी अंग्रेज़ों के वक्त का वैसे बनाया हुआ है। हमारे पुराना जो जेल एक्ट है 1871 का शायद या 74 का है, वो चल रहा है। और पुरानी जेलें जो अंग्रेज़ों के वक्त से, जब उससे पहले राजाओं महाराजाओं के वक्त से चल रही, तो जेल में कैदी को जिसके ऊपर आरोप होता है कि उसने कोई अपराध किया है, चाहे वो साबित हो गया या नहीं साबित हो गया, तो उसको वहाँ रखा जाता है। उसको कहता है प्रिजन सिस्टम। फिर आता है रीसोशलाइजेशन ऑफ द ओफेंडर। इसका मतलब है, ओफेंडर होता है अपराधी, कि जिस अपराधी को सज़ा दे दी गई और उसने अपनी सज़ा पूरी कर ली, तो उसको समाज में फिर उसका स्थापना या समाजीकरण कैसे किया जाए ताकि वो समाज में फिर से अपनी पहचान बनाए और एक तरह से वापस समाज को तंग नहीं करे। उसको कहा जाता है पुनर्समाजीकरण ऑफ ऑफेंडर, अपराधी का पुनर्समाजीकरण। फिर आता है रिहेबिलिटेशन ऑफ डिस्चार्ज्ड प्रिजनर्स इन दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। देखा जाए तो दोनों एक ही चीज़ें हैं। वहाँ ऑफेंडर अपराधी है और यहाँ उसको रिहेबिलिटेशन ऑफ डिस्चार्ज्ड पर्सन्स। दो चीज़ों को आप समझे। ऑफेंडर वो है जिसको अपराध सिद्ध हो गया था और उसने सज़ा भुगती थी, सज़ा जेल से काट कर आया अपनी, चाहे 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 2 साल, उसको ऑफेंडर कहा जाएगा। लेकिन यहाँ डिस्चार्ज्ड पर्सन है जिस पर किसी अपराध का आरोप लगा था, तो या तो पुलिस ने उसको पुलिस थाने से ही जांच के बाद छोड़ दिया कि तुम पर अपराध नहीं है, और या फिर उसको अदालत ने डिस्चार्ज कर दिया, जिसको उन्मुक्त करना कहा जाता है, कि उस पर ये पाया गया कि आप पर अपराध का आरोप नहीं है। और चाहे पूरा ट्रायल चला वो साल, 2 साल, 4 साल, तो बाद में जो बरी होना जिसको कहते हैं, उसको डिस्चार्ज होना कहा जाता है। तो उसका कैसे रिहेबिलिटेशन हो, पुनर्स्थापन होती तो एक बार पुलिस ने जैसे पकड़ लिया, अगर वो कहे कि जाओ आपको बाइज्जत बरी किया, तो बाइज्जत तो बचा नहीं, इज्जत तो चली गई। लेकिन फिर भी दोनों में फ़र्क है और लोग उसके ऊपर कैसा व्यवहार करें, इसी से दोनों में अंतर बताया गया है। फिर आता है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम डेलिक्वेंसी। प्रिवेंशन होता है रोकना, क्राइम मीन अपराध, डेलिक्वेंसी एक किशोरावस्था। तो बच्चों को, किशोरों को अपराध करने से कैसे रोका जाए, या उनकी उम्र में अपराधों को होने से कैसे रोका जाए, उनको अपराधों से दूर कैसे रखा जाए, ये आपको पढ़ना है। तो ये जे एक्ट में भी है और दूसरी में भी है। इसके सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक, पारिवारिक बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि बच्चों को समय सिर संभाला जाए, शिक्षा का ध्यान रखा जाए, पारिवारिक वातावरण ठीक रखा जाए। तो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, बच्चे जो हैं वो उस तरह के अपराधों की ओर, या ऐसे अपराध जो सामान्य तौर पे अपराध नहीं माने जाएंगे लेकिन बच्चों की उम्र से उनको अपराध माना जाएगा, तो उनको कहा जाएगा क्राइम डेलिक्वेंसी। डेलिक्वेंट मीन एक किशोर अवस्था, कमज़ोर उम्र, कच्ची उम्र। फिर आता है यूनिट फॉर पनिशमेंट, दंड। तो इसमें कहा जाता है कि दंड कैसा हो, दंड के विभिन्न तरीके क्या हों। दंड अपराध के अनुपात में होना चाहिए, ना कि अपराध को वो होना चाहिए कि उससे अपराध दोबारा नहीं हो।
तो किस किस विचारकों के क्या क्या इस पे विचार थे, आइए देखते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी, अपराध शास्त्र और दंड शास्त्र में क्या संबंध है। ये कहते हैं थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। पनिशमेंट में दंड देना, दंड कब दिया जाता है, जब किसी को अपराध करने पर उसको दोषी मान लिया जाता है तो उसको फिर दंड देना भी ज़रूरी होता है। लेकिन दंड किस अनुपात में दिया है, कितना दिया जाए, उसको कहा जाता है थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। इसका एक्सपाइएटरी, एक्सपाइएटरी का मतलब होता है प्रायश्चित करना। तो कुछ विचारक कहते हैं कि उसको इतना दंड दिया जाए कि वो अपने अपराध के बारे में प्रायश्चित करे कि मुझसे गलती होगी, मैं दोबारा ऐसा ना करूँगा और मुझे इसका दुख है कि मैंने ये गलत काम किया। फिर आता है प्रिवेंटिव। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। इसका मतलब है कि अपराध, कोशिश ये होनी चाहिए कि अपराध होने से पहले ही उसको रोका जाए, अपराध ना किया जाए, अपराध का निवारण किया जाए, इसको प्रिवेंटिव कहा जाता है। तो आपने देखा होगा आपके CRPC में एक चैप्टर था 11 कि पुलिस की निवारक शक्तियाँ। तो पुलिस का ये काम होता है कि अपराध होने से पहले ही जो उनको वांछित है, जो लग रहा है कि कुछ लोग लड़ रहे हैं और कोई अपराध कर देंगे, एक दूसरे को मार पीट दें, उससे पहले ही यदि पुलिस उनको पकड़ सकती है उसको प्रिवेंटिव है। और भी बहुत सारे तरीके हैं कि अपराध होने से पहले रोक दिया जाए, उसको प्रिवेंटिव तरीका कहा जाता है। और यही पनिशमेंट है कि यदि ऐसे अपराधी जिस पर ये डर है कि वो बार बार अपराध करेगा तो उसको प्रिवेंट कर दिया जाए। और कैसे किया जाए, ये प्रिवेंटिव थ्योरी है। फिर आता है रिफॉर्मेटिव। रिफॉर्मेटिव का मतलब है सुधार। जिस व्यक्ति ने अपराध किया उसको पकड़ लिया गया, दंड भी दिया गया, तो दंड देने का तरीका ऐसा होना चाहिए इस थ्योरी के अनुसार कि उस अपराधी में सुधार हो जाए। ये सामान्यतः उनको सुधरने का मौका देने की थ्योरी है। फिर आता है पर्पज ऑफ पनिशमेंट। दंड देने का उद्देश्य क्या हो। दंड देने का उद्देश्य ये है कि समाज से अपराधों को दूर किया जाए, ना कि अपराधियों को। अपराधी तो वही व्यक्ति है, उनको तो समाज में रखना ही है, लेकिन उनको सुधार कर, रोक कर, निवारण करके अच्छे नागरिक बनाकर उनको समाज में रखा जाए। यही पनिशमेंट का पर्पज ऑफ पनिशमेंट है कि हमें लोगों को ख़त्म नहीं करना, अपराध को ख़त्म करना है। दैट इज़ द पर्पज ऑफ पनिशमेंट। फिर आता है पीनल साइंस इन इंडिया। पीनल में दंड। तो दंड विज्ञान क्या है भारत में, दंड विज्ञान। तो दंड विज्ञान भारत में दंड का इतिहास जो है सदा से रहा है। प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में तो अलग अलग तरीके बताए गए थे कि अपराध कैसा हो, अपराधी की सज़ा कितनी होनी चाहिए, ब्राह्मण को अलग मिलेगी, राजा को अलग मिलेगी, क्षत्रिय को सज़ा अलग होगी, शूद्रों के लिए सज़ा अलग होगी। तो इस तरह से ये एक पीनल साइंस इन इंडिया है। फिर आता है हिस्ट्री ऑफ पनिशमेंट। तो हिस्ट्री और साइंस में कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क इसमें नहीं है। तो पनिशमेंट की हिस्ट्री प्राचीन काल में दिया था कि जैसे ही किसी का पता चला अपराधी, तुरंत उसको राजा दंड देकर उसको ख़त्म कर देता था। लेकिन अब कुछ नई चीज़ें हैं तो अदालतों में चलता है, धीरे धीरे मैटर्स ये आप पढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे। फिर आता है प्री क्लासिकल स्कूल। प्री क्लासिकल पूर्व शास्त्रीय। पूर्व शास्त्रीय वही थे जिन्होंने कहा था कि अपराध करने में उनकी दैवीय आत्मा या दैवी शक्तियाँ इस्तेमाल करती हैं। और इसी तरह से उन्होंने कहा कि दैवी शक्तियों को हटाकर जिस तरह से वहाँ जिन लोगों ने थ्योरीज दी कि अपराध होने के कारण उनके अनुसार अपराध के निवारण के और दंड देने के तरीके भी वैसे ही होने चाहिए। फिर आता है रिफॉर्मर्स, सुधारक। कौन कौन हुए सुधारक इस क्षेत्र में। सुधारकों में जैसे प्रोबेशन के ऊपर आप पढ़ेंगे, एक जॉनसन कुक हुए हैं बहुत ज़्यादा, जिन्होंने प्रोबेशन पे काम किया, जो आपने प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट में भी पढ़ा था। फिर है क्लिनिकल स्कूल, जो जिनको बोस्टल स्कूल है, आजकल बच्चों के स्कूल हैं, ओपन जेल्स हैं, इन सबको क्लिनिकल स्कूल की थ्योरी कहा जाता है। जो कहते हैं कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं घृणा करो, और अपराधी को हर हाल में उसका क्लिनिकल उपचार करके किसी भी तरीके से उसको सुधारा जाए। फिर आता है मल्टीपल काजेशन अप्रोच। ये वही थ्योरी है जिन्होंने दी थी
कि अपराध होने के मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। यहाँ उन्होंने बताया कि अपराध होने के कारण बहुत थे, तो अपराध रोकने के तरीके भी बहुत सारे, और हर तरीका हर व्यक्ति पर सारे तरीके नहीं अप्लाई हो सकते, लेकिन बहुत सारे व्यक्तियों पर सारे तरीके, किसी पर कोई किसी पर अप्लाई करके मूल इनका कारण यही है बताने का कि अपराध को रोका जाए, ना कि अपराधी को ख़त्म किया जाए। फिर आता है यूनिट 5 मिसलेनियस। इसमें विविध तरीके चीज़ें बताई गई हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें आपको इसका मतलब समझने की कोशिश करें और फिर आप जेल में कर ही लेंगे। फिर आता है मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ऑफेंडर्स, अपराधियों के उपचार के, सुधार के विभिन्न तरीके। तो यहाँ इन्होंने ऑफेंडर्स का ट्रीटमेंट की बात की, जिस तरह से डॉक्टर इलाज करता है इसी तरह से अपराधियों का भी इलाज होना चाहिए ताकि वो ठीक हो जाएं और दोबारा से अपराध नहीं करें। तो इसमें आता है कॉर्पोरियल पनिशमेंट। कॉर्पोरियल होता है बॉडी, हमारा शरीर, कॉर्पस बॉडी, और उससे बना है कॉर्पोरियल। तो शारीरिक दंड के तरीके क्या हों या शारीरिक दंड के कितने तरीके हो सकते हैं, ये आपने आईपीसी में पढ़ा है। एक बार फिर देखें उसको कि शारीरिक दंड के तरीके कितने हो सकते हैं। जेल में डालना है, कहाँ डालना है, जेल में सिंगल है, निर्वासन है, कैपिटल पनिशमेंट है, हार्ड है, और सिविल इम्प्रिजनमेंट है। ये सारी चीज़ें आप उसमें देखें। फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रिमिनल। ये है अपराधियों को अपने समाज से दूर कर देना, ट्रांसपोर्ट कर देना। इसको सामान्य तड़ी पार या प्राचीन काल में काला पानी कहा जाता है, जिसमें अंडमान निकोबार जेल बनाई गई थी अंग्रेज़ों द्वारा। जो हमारे यूनियन टेरिटरी अंडमान है वहाँ रखे जाते थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी भी, जो बाद में कहलाए। उस समय की सरकार के अनुसार तो वो अपराधी थे, लेकिन आज हमारे लिए वो स्वतंत्रता सेनानी हैं बदलती हुई परिस्थितियों में। तो इसको कहा है ऑस्ट्रेलिया। यदि आपने सुना होगा तो जब इंग्लिश लोग इंग्लैंड में अपराधियों को निर्वासन की सज़ा दी जाती थी तो देश से दूर उनको ऑस्ट्रेलिया, जो आज का ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ कॉलोनियाँ थी, खुली जेल जैसी, तो वहाँ भेज दिया जाता था। और सालों की सज़ा पूरी करने के बाद जब वो वापस इंग्लैंड में आते तो वहाँ उनके साथ भेदभाव होता, लोग उनको बुरी नज़र से देखते। और फिर धीरे धीरे करके जो इस तरह से वहाँ लोग गए, फिर उन्होंने वापस आना बंद कर दिया और वो वहीं बस गए। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया में जो आपको इंग्लिश लोग दिखते हैं, असल में वो उनके पुरखे जो थे वो इंग्लैंड से या दूसरे इंग्लैंड की कॉलोनियों से, ब्रिटिश राज की कॉलोनियों से गए हुए अपराधियों के वंशज ही हैं। असल जो ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं वो तो जनजातीय लोग हैं, जो आजकल बहुत थोड़े वहाँ बचे हुए हैं। इसको कहा जाता है ट्रांसपोर्टेशन। फिर आता है कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट को डेथ पनिशमेंट भी कहा जाता है। तो सेक्शन 302 में भी डेथ पनिशमेंट है, 303 में थी जो जिसको अब ख़त्म कर दिया गया है। आईपीसी की और सेक्शंस हैं, जैसे राजद्रोह है और कईयों में है, पोक्सो में है, और इन चीज़ों में आईपीसी है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है और बड़ा भी बन सकता है कि डेथ पनिशमेंट क्या है या कैपिटल पनिशमेंट क्या है। विभिन्न देशों में इसको रोकने के लिए बहुत ज़्यादा विचारधाराएं चल रही हैं। बहुत सारे देशों ने इसको बैन कर दिया है, लेकिन भारत ने इसको बैन नहीं किया। लेकिन जो मृत्यु दंड देने का तरीका है कोर्ट्स के फैसलों द्वारा जो डेवलप किया गया, उसको कहा जाए रेयरेस्ट ऑफ दी रेयर, कि दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों में ही मृत्यु दंड दिया जाएगा, लेकिन ख़त्म नहीं किया जाएगा। तो अभी जैसे निर्भया केस वाले आरोपियों को फांसी पर चढ़ाया गया है, तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से करें और डिटेल में करें। फिर आता है इम्प्रिजनमेंट, कारावास। तो कारावास कैसा हो, सादा हो, कठोर हो। तो कारावास के तरीके हैं। जेल में जब किसी को सज़ा भुगताई जाती है तो उसको इम्प्रिजनमेंट कहा जाता है। फिर आता है रिएक्शनल ट्रीटमेंट, प्रतिक्रिया। जब किसी का उपचार होगा तो वो आगे से क्या प्रतिक्रिया देगा और उसके उपचार के हमें या हमारे समाज को प्रतिक्रिया स्वरूप क्या प्रतिक्रिया मिलेगी विचार की, उसकी स्टडी को रिएक्शनल ट्रीटमेंट कहा जाता है। फिर है पैरोल। पैरोल एक ऐसी सुविधा है जब किसी कैदी को सज़ा हो जाती है तो सज़ा का एक विशेष हिस्सा उसका ख़त्म हो जाने के बाद ये पैरोल की सुविधा मिलती है। यानी एक तरह से उसको परिवार से रिश्ता बनाए रखने की और वापस आने की सुविधा, छुट्टियां मिलती हैं, उसको पैरोल कहा जाता है। और ये जुडिशरी या इसको कहा जाए अदालतों के हाथ में नहीं होता, ये जेल
कमेटी और राज्य सरकारों के हाथ में होता है। जैसे आपने देखा संजय दत्त वाले केस में उनको 5.5 या 5 साल की सज़ा मिली थी और 1.5 साल 3.5-4 साल वो जेल में काट चुके थे, और बाद वाली उनको पैरोल की सुविधा बहुत ज़्यादा मिली, वो आने जाने में उन्होंने पूरी की, तो इसको कहा जाता है पैरोल या पेरोल कहा जाता है। फिर आता है कंपनसेशन। कंपनसेट होता है प्रतिकर। कई बार कुछ लोगों को निर्दोष जेल भुगतना पड़ता है तब, और या फिर कई बार ये होता है कि कुछ लोग जिनके प्रति दूसरे ने अपराध किया जाता है, उन दोनों से जो दिलाया जाएगा खर्चा, उसको कहा जाएगा कंपनसेशन। सेक्शन 357 आईपीसी में ये सीआरपीसी में ये आप इसको पढ़ें कि कंपनसेशन क्या है। अपराधी द्वारा या निर्दोष विक्टिम को दिलाया जाने वाला खर्चा कंपनसेशन कहलाएगा। फिर आता है एडमोनिशन। एडमोनिशन होता है चेतावनी या बतर्सना, जिसको आपने आईपीसी की सेक्शन सीआरपीसी की सेक्शन 360 में पढ़ा, और प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट की सेक्शन 3 और 4 में ये आता है। 3 में आता है एडमोनिशन, चेतावनी देकर छोड़ देना जब किसी अपराधी। इसको अच्छी तरह से पढ़ें, ये पिछले पेपर में भी आपका क्वेश्चन आया था। फिर आता है सेक्स एंड एडोलसेंट ऑफेंडर्स। लैंगिक भिन्नता के कारण किशोर अपराधियों के, चाहे लड़के हों या लड़कियां, दोनों द्वारा किए जाने वाले अपराधों को, लैंगिक भिन्नता के कारण किए जाने वाले अपराध, और एडोलसेंट ऑफेंडर जो किशोर अवस्था के अपराधियों द्वारा किए जाते अपराध हैं, उनको कैसे सज़ा दी जाएगी। ये जे एक्ट में आपने डिटेल में पढ़ा कि कब उनको जेल में रखा जाएगा तो कौन सी जेल होगी, वो किशोरों की जेल होगी, वहाँ कैसे लोग होंगे, किस तरह से उनको मैक्सिमम जो 3 साल से ऊपर नहीं दिया जाएगा। और आज जो नया एक्ट उसमें संशोधन हुआ, उसमें ये बताया गया है कि उनको सामान्य अपराधों के लिए 3 साल से ज़्यादा नहीं, लेकिन यदि वो हीनियस क्राइम है तब उनका विचारण सामान्य की तरह हो सकता है। तो इसको आप डिटेल में पढ़ें। फिर आता है इंडिटर्मिनेट सेंटेंस, अनिश्चित दंड। ये इस तरह का दंड होता है। सामान्य तौर यह भारत में लागू नहीं है, लेकिन कई देशों में लागू है कि किसी व्यक्ति को जेल में तो डाल देंगे, लेकिन उसको सज़ा नहीं सुनाई जाएगी, लेकिन उस पर शर्त रखी जाएगी जितनी जल्दी आप अपना बिहेवियर, अपना कंडक्ट सुधार लोगे और उस अथॉरिटी को पता चल जाएगा कि आप सुधर गए हैं, आपको जेल से छोड़ दिया जाएगा। उसको कहा जाएगा इंडिटर्मिनेट सेंटेंस या अनिश्चित दंड। यानी दंड सुनाया नहीं है, लेकिन जेल में या वो अंडर उनके ऑब्जर्वेशन चल रहा है, और तब तक चलता रहेगा जब उनको पता नहीं चलेगा कि ये व्यक्ति सुधर गया है। तो उसमें उस पर डर भी रहेगा, सुधरने का डर भी रहेगा, और ना सुधरने का एक तरह का उसको हॉबी भी रहेगी, मुझे नहीं सुधरना, मुझे क्या पता मुझे कितनी जेल भी काटनी है या कितनी सज़ा काटनी है। तो ये दोनों तरह से इसको आप देखें। बोस्टर स्कूल वो होते हैं जहाँ किशोर अपराधियों को रखा जाता है, उनको बोस्टर स्कूल कहा जाता है। ये इंग्लैंड से शुरू होते हुए अमेरिका गए, और फिर आजकल भारत में भी इनको किशोर जो संस्थाएं हैं वो बोस्टर स्कूल का ही हिस्सा है। फिर आता है क्रिमिनल प्रोसीजरल जूरिस्प्रूडेंस, आपराधिक विचारण में न्यायशास्त्र कैसे काम करता है। तो यह है कि आपराधिक विचारण सीआरपीसी में या विचारण के दौरान भी न्यायशास्त्र अप्लाई करना है, वो कैसे करता है, उसका क्या योगदान है, इसको देखें। कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी दी गई है, आर्टिकल 20, 21 और 22 जो प्रावधान है। 20 कहता है दोहरे दंड से संरक्षण मिलेगा, अपने खिलाफ आप गवाही नहीं देने के लिए बाध्य किए जाओगे। 21 होता है कि हमारी जो स्वतंत्रता है उसको कितना कंट्रोल किया जाएगा, और आर्टिकल 22 कहता है कि जब आप जेल में हो तो आपके क्या क्या राइट्स हैं, जो सेक्शन 50 सीआरपीसी से मिलता है। फिर आते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एज एप्लीकेबल इन प्रोसीजर लॉ। तो प्रोसीजर लॉ में जो नेचुरल जस्टिस या प्राकृतिक न्याय की कैसे माना जाता है, इसका मतलब ये है कि ये कहता है कि हर व्यक्ति को अपनी खिलाफ या अपनी पैरवी करने का या अपनी बचाव करने का विधि द्वारा हक है, या कानून द्वारा या नेचुरल जस्टिस द्वारा हक है। तो कैसे पूरे, यदि कोई व्यक्ति गरीब है और उसके पास वकील करने के लिए पैसा नहीं है, तो उसको राज्य सरकार अपने खर्चे पर वकील देगी अंडर सेक्शन 304 सीआरपीसी, और इसी को कहा जाता है नेचुरल जस्टिस। जब उसके पास भी
अपना वकील होगा पैरवी करने के लिए, उसके पास बचाव करने के लिए तरीके होंगे, तो वो नेचुरल जस्टिस होगा। दोनों तरफ से इसी को नेचुरल जस्टिस कहा जाता है। फिर आता है प्रोटेक्शन टू अरेस्टेड पर्सन। जिन व्यक्तियों को अरेस्ट कर लिया गया है उनकी क्या प्रोटेक्शन है, तो ये आप सेक्शन 50 में पढ़ेंगे कि उसको सूचना दी जाती है। उसको ये अधिकार रहता है कि आप अपने वकील को सूचना दे सकते हो, अपने परिवार को सूचना दे सकते हो। सेक्शन 50 और 50A CRPC, और साथ में इसके पढ़ें आर्टिकल 22, तो ये दोनों में मिला के पढ़ें। फिर आता है अंडर, ये अधिकार जो है किन किन को दिए गए हैं, ये सभी को दिए हैं। ये अंडर ट्रायल्स को दिए गए। अंडर ट्रायल जिनका विचारण चल रहा है उन लोगों को भी अधिकार हैं। डिटेन्यू जिनको निरोध किया गया है, जिनको रोक दिया गया है, या तो वो जेल में पड़े हैं या पुलिस स्टेशन में, या किसी प्रिवेंटिव लॉ के तहत जिनका समाज बाहर घूमना तो समाज के लिए खतरनाक है विधि के अनुसार, लेकिन फिर भी उनके जो प्रोटेक्टिव राइट्स हैं, जो प्रोटेक्शन है, वो कायम रहेंगे, उनको ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो डिटेन्यू राइट्स पे आपके एक केस भी है, आगे देखते हैं। और फिर आता है कन्विक्टेड पर्सन। जब किसी व्यक्ति को जेल में डाल दिया, कन्विक्टन हो गया, उसको कारावास की सज़ा सुना दी गई, उसको दोष सिद्धि के बाद कन्विक्शन उसका हो गया, उसके भी राइट्स हैं, वो भी एक सामान्य व्यक्ति है, उसके भी मानव अधिकार हैं, और उसको ये अधिकार उसको भी मिलेंगे कि जेल में भी उसके साथ क्या होना चाहिए, व्यवहार कैसा नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों पे को मिलने वाले हैं प्रोटेक्शन टू अरेस्टेड पर्सन्स, अंडर ट्रायल्स हों, डिटेन्यू हों या कन्विक्टेड हों, तीनों को ही जो मिलेंगे वो अधिकार हैं। फिर आता है डबल जियोपार्डी, दोहरे दंड से संरक्षण। इसका मतलब ये है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार ना तो उसका दोबारा विचारण होगा, ना सज़ा दी जाएगी। यह आपने सेक्शन 300 CRPC में भी पढ़ा था। फिर इसको देखें सेक्शन 300 CRPC डबल जियोपार्डी, और साथ में आर्टिकल 20 भी देखें। इसके साथ सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये आर्टिकल 20 का और उसी का हिस्सा है। सेल्फ, अपने ही खिलाफ किसी को गवाही देने के लिए मजबूर करने को कहा जाता है सेल्फ इंक्रीमेशन, सेल्फ इंक्रीमेशन। फिर आता है राइट टू लाइफ एंड लीगल एड। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को अपनी जीवन को बचाना, जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार है, और हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो विधिक सहायता प्राप्त कर सके। तो ये फिर आता है आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 और सेक्शन 300 और 304 CRPC में। तो इस तरह से ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब हमने कोशिश की है कि ब्रीफ में हम इसका थोड़ा थोड़ा मतलब एक दूसरे साझा कर पाए हैं, तो उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से देखेंगे। आइए एक नज़र थोड़ा लीडिंग केसेस पे डालते हैं। लीडिंग केसेस क्योंकि इससे रिलेटेड हैं। पहला है गुरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के केसरी सिंहपुर थाने का केस था। सिंपल सी इसकी थ्योरी ये है कि गुरा सिंह नाम के व्यक्ति ने अपने दादा की लाठियों से पीटकर हत्या कर दी, और उसको सेशन न्यायालय श्री गंगानगर ने LI की लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा सुनाई थी। और अपील में जब वो जोधपुर हाई कोर्ट गया तो वहाँ जाकर उसने कहा कि मेरा जो मामला है वो हत्या की श्रेणी में ना आकर मुझे आपराधिक मानववध में सज़ा सुनाई जाए या मैं बरी किया जाए। तो आपराधिक मानववध के जो इंग्रेडिएंट्स वो हैं जो हत्या से भिन्न हैं, और हत्या में जो सज़ा होती है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फांसी की हो सकती है, मृत्युदंड की हो सकती है, और जो आपराधिक मानववध में किसी को अधिकतम सज़ा 10 साल तक की हो सकती है, 2 से 5 से 10 जो इतना भी। लेकिन वहाँ बहस और उस चीज़ों के बाद पाया गया कि उसका जो मामला है वो अपवादों में नहीं आता, तो उसकी जो द्वारा किया गया अपराध है आपराधिक मानववध में शामिल नहीं होता, और उससे द्वारा किए गए अपराध को हत्या ही माना जाएगा। यही इसमें डिफरेंशिएशन 299 और 300 IPC में करते हुए इसको किया गया। तो आप इसको पढ़ें, शॉर्ट में छोटा है। फिर आता है फ्रांसिस कॉर्ली मुलिन वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ये कोई विदेशी व्यक्ति था, औरत थी ये, और इसको आर्टिकल 20 या प्रिवेंटिव डिटेंशन, जैसा कि आपने पढ़ा प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये डिटेन्यू है, प्रोटेक्शन टू अरेस्टेड पर्सन्स, डिटेन्यू यानी डिटेन करना, इस पर आरोप था
ये देश में कुछ ऐसी गतिविधियां कर रही थी जिनके कारण इसका खुला रहना गलत था और इसको जेल में प्रिवेंटिव यानी अपराध किए जाना रोकने हेतु इसको जेल में डाल दिया गया और इसको अपनी बेटी से भी मिलने नहीं दिया जाता, वकील से मिलने दिया जाता। तो जब सुप्रीम कोर्ट में इसने रिट फाइल की तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि चाहे आपने उसको प्रिवेंटिव डिटेन्यू या अपराधों की रोकथाम करने के लिए जेल में डाल रखा है, उस पर हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, वो आपकी बात हो सकती है, लेकिन आर्टिकल 21 के तहत जो उसके सामान्य अधिकार हैं, मिलने जुलने या अपने वकील से मिलने या बच्चों से मिलने, वो आप उनको ख़त्म नहीं कर सकते और जेल मैनुअल के अनुसार उनको सुविधा दी जाए। फिर आता है तीसरा आर के गर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें दो चीज़ें कही गई थी, आर्टिकल 14 समता का अधिकार और राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं आर्टिकल 123 के तहत ऑर्डिनेंस जारी करने की, वो, और एक था कि राष्ट्रपति ने जो ऑर्डिनेंस जारी किया था उसका प्रभाव भूतलक्षी था, रिट्रोस्पेक्टिव था। सामान्य तौर पे जो विधियां लागू होती हैं वो प्रोस्पेक्टिव होती हैं, यानी क्राइम करने के बाद के लिए बनती हैं, पहले से नहीं बनती। लेकिन इस विधि को जो था वो लगभग उन्होंने मार्च में इसको ऑर्डिनेंस को जारी किया था राष्ट्रपति महोदय ने, और उसका जो इफ़ेक्ट था वो जनवरी 1981 से आना शुरू हुआ, 80 या 81। तो इसलिए इसके खिलाफ ये व्यक्ति गया था। तो तब उसमें कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति यदि कानून बना सकता है तो वो ऑर्डिनेंस भी जारी कर सकता है और उसके द्वारा किया गया ऑर्डिनेंस का जो इफेक्ट है वो गलत नहीं है। फिर आता है सबसे अच्छा जो आपको याद रखना है, ये है मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये सेक्शन 303 आईपीसी को वैलिडिटी के बारे में था। इससे पहले, अब तो 303 रिपील हो गई, हटा दी गई है, ख़त्म कर दी गई है, लेकिन इससे पहले ये प्रावधान था कि जब कोई व्यक्ति जिस पर 302 का अपराध है और या तो उसको एलआई हो गई है और या उसको डेथ सेंटेंस की सज़ा सुनाई गई है और वो अंडर ट्रायल है, जेल में है, या कन्विक्शन में अभी चल रहा है या फांसी का इंतज़ार कर रहा है, और या वो पैरोल पर भी आ गया है, तो यदि उसके द्वारा फिर किसी का कत्ल किया जाएगा तो उसको एकमात्र सज़ा, या तो वो बरी हो जाएगा बाद वाले केस में, या फिर उसको एकमात्र जो सज़ा सुनाई जाएगी वो सिर्फ फांसी है, उससे कम उसको नहीं सुनाई जाएगी। तो मिट्ठू सिंह जो कि पहले से किसी मामले में, कत्ल के मामले में जेल में था, फिर वो पैरोल पर आया और पैरोल में गांव में आकर उसने और व्यक्ति की हत्या कर दी। अब उसको जो दोबारा दूसरे केस में जो उस पर ट्रायल चला और उसको उस पर 303 का आरोप लगाया कि यदि बाद वाला केस उसका साबित हो जाएगा तो उसको एकमात्र सज़ा जो है फांसी ही होगी। तो इसलिए वो इस सेक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 303 में अपराध करना या 302 में करना ये सामान्य परिस्थितियाँ, ये जरूरी नहीं है कि जिसने पहले कत्ल किया दूसरे कत्ल में उसको फांसी ही हो, उसका विचारण जो है सामान्य कैदी की होना चाहिए। और इस तरह से जो धारा 303 सी वो संविधान के मूलभूत अधिकारों के असंगत है और इसलिए इसको सदा के लिए ख़त्म किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने धारा 303 को इस केस के द्वारा हटा दिया था, 303 आईपीसी को। तो इसलिए आप इसको बहुत अच्छी तरह से याद करें। अब है छोटी छोटी बातें आपसे हो गई हैं, तो अगले पेपर में आपको समय भी शॉर्ट में मिलेगा, तो इसलिए आप इसको डिटेल में करें और बहुत अच्छी तरह से करें। तो आज के लिए इतना ही। गुड लक, थैंक यू।